नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो के अंदर पंचायती राज सिस्टम पढ़ेंगे पूरा। पंचायती राज सिस्टम से जितने भी फैक्ट्स पूछे गए हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उन सभी को इस वीडियो के अंदर कवर किया गया है। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट कर ली तो पंचायती राज सिस्टम से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप इजीली अपने एग्जाम्स में कर पाओगे। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम पढ़ते हैं। तो वीडियो को दो हिस्सों में बांटा गया है, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फिर अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट। जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी वो इसी चैप्टर के ऊपर एमसीक्यूज होगा, मतलब पंचायती राज सिस्टम से जो भी रिलेटेड एमसीक्यू है, पीवाईक्यू है, वो अपलोड की जाएगी। तो इस वीडियो को करने के बाद शाम तक वो अपलोड हो जाएगी, तो आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, पंचायती राज इज अ सिस्टम ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज सिस्टम इज डैश, ठीक है। तो ध्यान रखना, इज अ सिस्टम ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, पार्ट 9th आर्टिकल 243 टू 243 ओ एंड 11 शेड्यूल वाज एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो याद रखिएगा, पंचायती राज सिस्टम हमारे पार्ट 9th में है। ध्यान रखिएगा, पंचायती राज सिस्टम हमारे पार्ट 9th में है। आर्टिकल किस किस में मेंशन है, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक और 11 शेड्यूल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज सिस्टम किस शेड्यूल के अंदर मेंशन है या किस पार्ट के अंदर मेंशन है, उसके आर्टिकल्स भी। आर्टिकल्स याद रखिएगा क्योंकि आर्टिकल से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पार्ट 9th 11 शेड्यूल एंड आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ, पंचायती राज सिस्टम इज मेंशन। ओके। थर्ड पॉइंट क्या है, बलवंत राय मेहता कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, ध्यान रखिएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको इसी कमेटी से देखने के लिए मिलते हैं, काफ़ी बार रिपीट भी होता है। बलवंत राय मेहता कमेटी रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द 3 टायर्स पंचायती राज सिस्टम। ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था कि आप 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को इस्टेब्लिश करना चाहिए, ठीक है। कहाँ पर, एट अ विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, किसने रिकमेंड किया था, बलवंत राय मेहता कमेटी। काफ़ी सारी कमेटी बनाई गई थी रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम्स। हम पूरी कमेटीज़ को हम याद करेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कमेटीज़ को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए। तो ध्यान रखना, 3 टायर पंचायती राज सिस्टम रिकमेंडेड बाय द बलवंत राय मेहता कमेटी। एक और कमेटी बनाई गई थी, स्टैब्लिश की गई थी, जिसका नाम था अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी ने 2 टायर पंचायती राज सिस्टम रिकमेंड किया था। ध्यान रखना, बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर पंचायती राज सिस्टम और अशोक मेहता कमेटी ने 2 टायर पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बलवंत राय मेहता कमेटी इज कॉल्ड आर्किटेक्ट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सी कमेटी को आर्किटेक्ट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम कहा जाता है। ध्यान रखेगा, बलवंत राय मेहता को आर्किटेक्ट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा आपको एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्या कहता है, द इनॉग्रेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम्स वाज डन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ऑन द 2 अक्टूबर 1959 एट नागौर राजस्थान में, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आप लोगों ने काफ़ी एग्जाम्स देखे होंगे। तो देखिए, पंचायती राज सिस्टम को सबसे पहले इस्टेब्लिश किस स्टेट में किया था, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, पंचायती राज सिस्टम इनॉग्रेट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू में, कहाँ पर, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में ऑन 22 अक्टूबर 1959। फिर उसके बाद सेकंड स्टेट कौन सा था, आंध्र प्रदेश। अब देखिए एग्जाम्स में कैसे पूछा जाता है कि पहला कौन सा स्टेट था जहाँ पर पंचायती राज सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, देन फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, ठीक है। डेट भी याद रखना, 2 अक्टूबर 1959। तो ठीक है, तो याद रखना, पंचायती राज सिस्टम 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान में, देन फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्टली LM संघवी कमेटी, ठीक है, लक्ष्मीमल संघवी कमेटी, LM संघवी कमेटी 1986 एंड देन PK थुनगन कमेटी इन 1988 रिकमेंडेड पंचायती राज इंस्टीट्यूट टू गिव इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो देखिए, नागौर राजस्थान के अंदर 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज को इस्टेब्लिश कर दिया गया था, लेकिन 1992 तक उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किस रिकमेंडेशन से दिया गया है,
लक्ष्मी लाल कमेटी ने रिकमेंड किया था और पी के थुनगन कमेटी ने रिकमेंड किया था कि अब पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाए। तो 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, उस टाइम के पीवी नरसिम्हा राव पीएम थे। उन्होंने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया 1992 में और पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। ठीक, तो ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किस कमेटी के रिकमेंडेशन से दिया है, एलएम संघवी कमेटी एंड पी के थुनगन कमेटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाएगी, वो हमारे एमसीक्यू पीवाईक्यूज होंगे ऑन द पंचायती राज सिस्टम। उसमें आप देख लेना काफ़ी सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे गए कि कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि पंचायती राज सिस्टम को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाए। तो ध्यान रखना एलएम संघवी कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243D3 वुमेन्स आर गिवन 1/3 ऑफ द रिजर्वेशन एट ऑल द लेवल ऑफ पंचायत। ध्यान रखना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत वुमेन्स को, किस आर्टिकल के तहत वुमेन्स को रिजर्वेशन की बात की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना पंचायत के अंदर 1/3 कभी कभी ये नंबर पूछ लिया जाता है। ठीक है, 1/3 रिजर्वेशन गिवन टू द वुमेन्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243D। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ द पंचायत इज 21 ईयर्स। ठीक है, तो अगर आप पंचायती राज के मतलब पंचायत में अगर इलेक्शंस में खड़े होना चाहते हो तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 21। तो ध्यान रखिएगा 21 ईयर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द पंचायती राज शुड बी 21। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 21 ईयर होनी चाहिए अगर आपको पंचायती राज के इलेक्शंस में खड़ा होना है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 25 एज किस किस के लिए चाहिए, ठीक है, अगर आप पीएम बनना चाहते हो तो उसके लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, ध्यान रखना 25। ठीक है, पीएम के लिए कितनी चाहिए, 25। और प्रेसिडेंट के लिए कितनी एज चाहिए, 35। ठीक है, सॉरी, प्रेसिडेंट के लिए 35, पीएम के लिए 25। अगर आप लोकसभा के मेंबर होना चाहते हो तो भी कितनी एज चाहिए, 25। अगर आप राज्यसभा के मेंबर होना चाहते हो तो कितनी एज चाहिए, मिनिमम 30। तो ध्यान रखेगा 21 एज फॉर पंचायती राज, 25 फॉर पीएम एंड द मेंबर ऑफ लोकसभा, 30 फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा, 35 प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है एज को लेके, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टोटल 29 सब्जेक्ट्स आर मेंशन इन 11 शेड्यूल प्रोवाइडिंग पावर टू पंचायत टू मेक द लॉज अंडर आर्टिकल 243G। ठीक है, ये जरूरी है, आर्टिकल याद रखना 243G। और कितने सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 29 सब्जेक्ट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने सब्जेक्ट्स हैं जो पंचायत को दे रखा है टू प्रोवाइड द, मतलब फिर से कितनी सब्जेक्ट्स पंचायती राज सिस्टम को दे रखे हैं। ठीक है, ऐसे पूछा जाता है कि पंचायत के पास 29 सब्जेक्ट्स हैं टू मेक द लॉ। ठीक है, कानून बनाने के लिए कितने सब्जेक्ट्स हैं पंचायत के पास, 29 सब्जेक्ट्स। कौन से आर्टिकल में मेंशन है, अंडर आर्टिकल 243G। तो याद रखिएगा 29 सब्जेक्ट्स आर मेंशन इन आर्टिकल 243G। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आर्टिकल 243K। ठीक है, आर्टिकल 243K एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शन टू द पंचायत। ठीक है, पंचायत के इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ध्यान रखना पंचायत के इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 243K। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 243 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि स्टेट इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में है। तो याद रखना आर्टिकल 243K के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन है। ठीक, अच्छा ये बात बताइए, पंचायती राज मतलब पंचायत की कितना टेन्योर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना 5 साल तो होता है। ठीक है, 5 साल होता है। और अगर मान के चलो, ठीक है, एक क्वेश्चन ये आपको समझा रहा हूँ ना। देखो ये है, मान के चलो मैं 2010 के अंदर मैंने इलेक्शन लड़े। ठीक है, और मेरे को टोटल टर्म कितना होगा, मैं मतलब कितने साल तक सरपंच रहूँगा, 2015 तक। ठीक है, ये नॉर्मल टेन्योर है, 5 साल तक रहता है। मान के चलो कि मेरे को 2012 के अंदर मेरा कुछ ऐसा हो गया कि मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। ठीक है, मतलब मेरी जो पंचायत था वो डिज़ोल्व हो जाती है 2 साल के बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे विद इन 6 मंथ्स। ध्यान रखना न्यू इलेक्शंस कंडक्ट विद इन 6 मंथ्स।
कितने साल के लिए, अब जो नई इलेक्टेड जो सरपंच होगा, जो न्यूली इलेक्टेड सरपंच होगा, वो कितने साल तक कंटिन्यू करेगा, 5 साल के लिए या फिर 2015 तक। ध्यान रखना 2012 के अंदर न्यू इलेक्शंस हुए 6 मंथ के अंदर, फिर 6 मंथ के बाद वो ओनली 2015 तक ही सरपंच रह सकता है। ठीक है, फिर से समझते हैं। 2010 में मैं था, लेकिन किसी कारणवश मैं 2012 में सरपंच निकल गया। ठीक है, इलेक्शन लड़े थे मैंने, लेकिन 2012 में निकल गया मैं। ठीक है, फिर 2012 जिस डेट से मैं निकला हूँ उसके 6 मंथ तक इलेक्शंस कंडक्ट कराएगा। कौन कंडक्ट करवाएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक, फिर उसके बाद मेरे दोस्त इलेक्शन में खड़ा हुआ और मेरा दोस्त जीत गया। अब मेरा दोस्त जीत गया, वो नया सरपंच बन गया, ठीक है, गांव का। तो क्या वो 2012 से कंटिन्यू करेगा 5 साल तक, ठीक है, या फिर ओनली 2015 तक रहेगा? तो ध्यान रखना वो ओनली रिमेनिंग टर्म्स के लिए रहेगा। रिमेनिंग टर्म्स कितने? 3 साल ही तो रहेगी है रिमेनिंग टर्म्स। तो ओनली 2015 तक ही नया सरपंच रहेगा, 2012 से 2017 तक नहीं रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, रिमेनिंग पीरियड्स के लिए ही न्यू सरपंच रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आर्टिकल 243I। ठीक है, आर्टिकल 243I एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, आफ्टर एवरी 5 ईयर टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। ये भी ध्यान रखना, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन को कौन इस्टेब्लिश करता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश किया जाता है गवर्नर के द्वारा फॉर 5 ईयर्स टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। पंचायत के फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 243I। ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 243 के स्टेट इलेक्शन कमीशन और आर्टिकल 243I स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत। अब मैंने वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आर्टिकल 40 बता रखा है। ठीक है, मैंने डीपीएसपी के ऊपर क्वेश्चन, वो डीपीएसपी के ऊपर मैंने डीपीएसपी के ऊपर वीडियो बना रखी है, तो उसमें मैंने बता रखा था कि आर्टिकल 40 हमारी स्टेट गवर्नर को, सॉरी, आर्टिकल 40 हमारी स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है कि आप विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करो, विलेज पंचायत को इस्टेब्लिश करो। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 को लेके। अब द सिस्टम ऑफ द पंचायती राज इज मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज किस लिस्ट के अंदर मेंशन है? तो ध्यान रखना स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन है। ठीक है, नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल पंचायत राज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ध्यान रखना 24 अप्रैल नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेशन किया जाता है, 24 अप्रैल। अब देखिए, कमेटी का याद करना जरूरी है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप बताइए कौन सी कमेटी कब इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहले आए थे बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर अशोक मेहता कमेटी, फिर JV के राव कमेटी, फिर LM संघवी कमेटी, फिर थुनगन कमेटी, फिर गर्जल कमेटी। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? बैग याद रखना, BAG बैग। ठीक है, बैग याद रखोगे, मतलब बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी एंड देन JV के राव कमेटी। BAG याद रखना, BAG बैग। अब बचते हैं ये 3 टर्म, LTG। ठीक है, बैग और LTG। LPG जैसे याद रखते हैं हम, LPG है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऐसे याद रखना LTG। तो मैंने ऐसे याद कर रखा है, बैग, ठीक है, और LTG। बैग फॉर बलवंत राय मेहता कमेटी, A फॉर अशोक मेहता कमेटी एंड G फॉर JV के राव कमेटी। अब LPG और LTG, तो LTG याद रखना है, L फॉर LM संघवी कमेटी, T फॉर तुनगन कमेटी और G फॉर गर्जल कमेटी। तो याद रखना बैग LTG इंपॉर्टेंट है। देखना आप, अगर जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आप देखोगे तो उसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कमेटीज़ को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए, या फिर उसकी साल बता दी गई है कि कौन से साल में इस्टेब्लिश किया गया है, मैच करने के लिए दे दिया जाता है। तो देखो, मेरे हिसाब से ऐसे याद करना ईजी पड़ जाता है, जो ईयर्स होते हैं वो याद नहीं रहते। तो आपको कैसे याद रखना है? बैग, BAG बैग, फिर LPG LTG, LPG को हटा के T लगाना है बस, बैग LTG। ठीक है, अब देखिए, अब हम दूसरे उसमें पहुंच चुके हैं,
दूसरे पार्ट में अब हम पढ़ रहे हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, सॉरी रूरल लोकल गवर्नमेंट कंप्लीट हो चुका है, अब हम पढ़ रहे हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट, अर्बन मतलब म्यूनिसपैलिटीज़। तो ठीक है, ज़्यादा नहीं है। पहला पॉइंट क्या कहता है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कौन देता है, 73rd, और 74th अर्बन को देता है, ध्यान रखना, ठीक है। पार्ट 9th बी 11th शेड्यूल आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जी, ठीक है, मेरे हिसाब से ए आएगा यहाँ पर, है ना। पार्ट 9th क्या है, पंचायती राज सिस्टम, और पार्ट 9th का ए कौन सा है, म्यूनिसपैलिटी, है ना। कौन से शेड्यूल में, 12th शेड्यूल में, और पंचायती राज 11th शेड्यूल में। और यहाँ पर आर्टिकल कितने हैं, आर्टिकल 243 पी से लेके 243 जेड जी, और वहाँ पर कितने थे, 243 से लेके 243 ओ तक, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 74th अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड द 3 टाइप्स ऑफ द म्यूनिसपैलिटीज, दिस इंक्लूड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत। तो ध्यान रखना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसपैलिटी वेयर इलेक्टेड बाय द पीपल्स ऑफ दैट एरिया डायरेक्टली, ठीक है। और कौन इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 243 के, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन इंडिया द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन मद्रास इन द ईयर 1688। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंडिया के अंदर कब स्टैब्लिश किया गया था और कहाँ पर। तो याद रखना 1688 में, ठीक है, और कहाँ पर, मद्रास के अंदर। इन इंडिया फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश इन मद्रास इन द ईयर ऑफ 1688। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लॉर्ड रिपन इज नॉन एज अ फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछते हैं आपसे कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कौन है। तो ध्यान रखना लॉर्ड रिपन, ठीक है। आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस करेंगे उसमें भी आपको रिवाइज करवाया जाएगा। तो देखिए, लॉर्ड रिपन इज नॉन एज द फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था, मद्रास में, कौन से साल में, 1688। तो ये वीडियो कंप्लीट हो गई। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। और जो नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी वो हमारे पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड जितने भी MCQ PYQ पूछे गए हैं अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उन सभी के बारे में होगा। तो धन्यवाद।